बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आसिम फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड बुक 8622 नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया की। हम पूरी बुक का रिव्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जो कि बीएड से रिलेटेड है तो ये नंबर दिया गया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अपना नेम और सेमेस्टर ज़रूर बताइएगा ताकि आपको फिर उसके मुताबिक ग्रुप में ऐड किया जाए। तो बिला ताखीर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन फिर से वही इल्तिमास कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया? राइट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, इंपॉर्टेंस, नेचर एंड फॉर्मेट्स ऑफ प्रिंट मटेरियल। ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या है, इसकी खसूसियात, स्कोप, अहमियत, नेचर और फॉर्मेट्स क्या हैं प्रिंट मटेरियल की तफसील के साथ बयान कीजिए। अब ये कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप, इंपॉर्टेंस, नेचर ये सारा एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है जी। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी हेडिंग आए, आपने यही सारा मटेरियल उसके आंसर में फिक्स करना है। नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑडियो एंड विजुअल मीडिया दैट कैन बी असेस्ड एट एनी टाइम। नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया से मुराद ऑडियो और वीडियो है जिसको आप किसी भी वक्त असेस कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ। ये वो मालूमात है जिसको किसी भी वक्त ऑन या फिर ऑफ किया जा सकता है, पॉज रोका जा सकता है, रीवाउंड दोबारा से चलाया जा सकता है, फास्ट फॉरवर्डेड एट एनी टाइम, या फिर इसको तेज़ी से फॉरवर्ड किया जा सकता है किसी भी वक्त। ऑल ऑफ विच इंक्लूड्स रिकॉर्डेड टेलीविजन, रेडियो। अच्छा, इस मीडिया में अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? टेलीविज़न, रेडियो, पॉडकास्ट, इंटरनेट, स्ट्रीमिंग सर्विसेज वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। अब नॉन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की नेचर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्कोप क्या है, उनकी बात करते हैं। ग्रेट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट। इसकी मदद से आप हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बाय यूजिंग नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया मटीरियल्स इन एक्सेसिबल प्रोसेसेस मटीरियल्स इवेंट ऑब्जेक्टिव्स चेंज इन टाइम स्पीड एंड स्पेस कुड ईजिली बी ब्रॉट टू द लर्नर्स। वो तमाम तर चीज़ें जो कि सीखने वाले की पहुंच से आम हालात में दूर होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें आप अपनी पहुंच में लेकर आ सकते हैं अगर आप नॉन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो। द यूज़ ऑफ नॉन ब्रॉडकास्ट मटेरियल इन द क्लासरूम कैन प्रोवाइड effective substitutes for direct contact of students। नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया की मदद से आप क्लास में वो तमाम मुयस्सर तदरीस के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पहले आपको मुयस्सर नहीं थे। डेफिनेटली जब आप ब्रॉडकास्ट मीडिया या फिर नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, रेडियो, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर वगैरह का, तो पढ़ने और पढ़ाने का अमल ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सूटेबल नॉन ब्रॉडकास्ट मटेरियल जनरली क्रिएट एन इंटरेस्ट। ये जो नॉन ब्रॉडकास्ट मटेरियल होते हैं बच्चों में क्या करते हैं जी, इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं जिससे सीखने का अमल ज़्यादा बेहतर होता है। द नॉन ब्रॉडकास्ट मटेरियल सप्लाई अ कंक्रीट बेसिस फॉर कंसेप्चुअल थिंकिंग। यानी इसकी मदद से अब आप बच्चों को कंसेप्चुअल थिंकिंग दे रहे हैं, वो ट्रेडिशनल तरीका पढ़ाने का अब नहीं रहा। यानी जो चीज़ आप बच्चों को बता रहे हैं आप वो तस्वीर, ऑडियो, वीडियो की सूरत में मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ बच्चे को दिखा सकते हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये भी एक फ़ायदा है, कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंस है और स्कोप है। मटेरियल्स कुड बी यूज टू एडवांटेज फॉर एनी एज ऑफ एबिलिटी ग्रुप्स। यानी ये तमाम तर नॉन ब्रॉडकास्टिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी एज के बच्चों की रहनुमाई और उनकी बेहतरी के लिए। द नॉन ब्रॉडकास्ट मटेरियल्स कुड बी यूज टू मोटिवेट एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स टू गेन फर्दर नॉलेज। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए, मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए, तालिबे इल्मों को मोटिवेशन देने के लिए भी ब्रॉडकास्ट मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है और एक इसकी स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मीडिया? हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शनल एंड इसेंशियल मीडिया एंड प्रोसीजर ऑफ मीडिया यूटिलाइजेशन। मीडिया क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो तमाम तर स्टेप्स लिखिए। और जो ऑप्शनल मीडिया है और जो इसेंशियल मीडिया है उनकी क्या क्या खसूसियात हैं तफसील के साथ बयान कीजिए। मीडिया इज़ द मेन मीन ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत का जो सबसे मेन ज़रिया है वो
میڈیا کہلاتا ہے. ابھی ہم پہلے کویسچن میں بھی اس کو ہلکا سا ڈسکس کر چکے ہیں. اب آپشنل اور ایسینشیل میڈیا کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں وہ دیکھیے. اٹ کین اپیل ٹو اے وائڈ ٹارگٹ آڈینس، یعنی جتنا بھی میڈیا ہے وہ میڈیا جو کہ لازمی ہے استعمال کرنا، اور وہ میڈیا جن کا استعمال کرنا اگر آپ چاہیں تو فائدہ مند ہے اس لیے استعمال کر لیں، اگر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی ہے. تو یہ دونوں طرح کا جو میڈیا ہے یہ زیادہ بندوں کی تعداد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. یعنی ایک طرف آپ بلیک اینڈ وائٹ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے سامنے آڈیو ویڈیو بھی چل رہی ہے اور رنگینی چل رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اس ٹی وی کو، اس میڈیا کو پریفر کریں گے. اٹ کمیونیکیٹس اے پبلک میسج، یعنی جو بھی امپورٹنٹ پبلک میسج ہوتا ہے آپ اس کو فوراً میڈیا کی مدد سے بھیج سکتے ہیں. اب آپ اخبار کے چھپنے کا انتظار نہیں کر سکتے، وہ تو 24 گھنٹے کے بعد چھپتی ہے. There is a distance between a source of information and those who obtain it. اچھا، میڈیا کی مدد سے جو بندہ جہاں سے خبر لا رہا ہے، آپ ایک تو خبر تک پہنچ جاتے ہیں، مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو سورس بن رہا ہے خبر کا آپ اس تک بھی پہنچ جاتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں حقائق آپ کے سامنے زیادہ اچھے انداز سے پہنچتے ہیں. It can be transmitted through various channels. جتنی بھی جو معلومات ہیں یہ آپ کے پاس مختلف چینلز کی مدد سے پہنچ سکتی ہے. انٹرنیٹ، موبائل، آڈیو، ویڈیو اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جن کی مدد سے آپ معلومات اکٹھے کر سکتے ہیں. سچ ایز ٹی وی، یہ آگے اگزامپل دی ہوئی ہیں. اٹ ہیز اے ہیٹروجینیس آڈینس. ہیٹروجینیس کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھی اور خواتین بھی میڈیا کو دیکھنا پسند کرتی ہیں، اس لیے آڈینس کی تعداد زیادہ ہے. اب اس کے مزید فنکشن کیا ہے میڈیا کے؟ انفارمیشن فنکشن، معلومات مہیا کرنا. انٹرپریٹیشن، تفصیل کے ساتھ بات بیان کرنا، یہ بھی میڈیا کا فنکشن ہے. انسٹرکٹیو فنکشن، یعنی کسی بھی قوم کی خبر کی جو تعمیر ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے میڈیا. بانڈنگ فنکشن، میڈیا اپنے دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. اب میڈیا استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کی فیکٹرز ان سلیکٹنگ اینڈ یوزنگ ٹیکنالوجیز. اب میڈیا میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجیز، آپ نے کون سی استعمال کرنی ہے، آپ نے اس کا انتخاب کرنے سے پہلے وہ تمام تر عناصر جو ضروری ہیں تھنک کرنا، سوچنا، جن کے بارے میں ان کو پہلے سوچنا ہے. یعنی آپ کو اگر موبائل کی ضرورت ہے تو آپ کے سامنے ٹیبلٹ بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کو موجودہ صورتحال میں کون سی چیز چاہیے. اگر موبائل چاہیے تو آپ موبائل لے لیں، پلاننگ کر کے سوچ کر. آپ موبائل کی جگہ لیپ ٹاپ لے لیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے موبائل پر کالیں بھی کرنی ہیں، ایس ایم ایس بھی کرنے. تو لیپ ٹاپ پر ایسی کچھ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی، تو موقع کی مناسبت سے آپ نے سب سے پہلے تو چیز کا انتخاب کرنا ہے. پرووائڈ ایکوریٹ اینڈ پرومپٹ ریفرنس انفارمیشن، اسٹینڈرڈ بیسڈ انفارمیشن. اب آپ نے جو بھی میڈیا استعمال کرنا ہے اس کی مدد سے آپ نے جو کریکٹ اور ایکوریٹ انفارمیشن ہے وہ مہیا کرنی ہے، حالانکہ ایسا آج کل ہوتا نہیں ہے. تو یہ کچھ اس کے پروسیجر ہیں، ان میں آپ اپنے پاس سے اور بہت سارے پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے میڈیا کی کاسٹ دیکھنی ہے. ٹھیک ہے جی، یوٹیلائز کرنا ہے، میڈیا کو استعمال کرنا ہے، تو آپ دیکھیں جو میڈیا آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کی پرائس کیا ہے. کیا ایک 5 لاکھ کے کیمروں کو ایک ایویں چھوٹی سی خبر کے لیے کیا آپ استعمال کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں جہاں پر اس کے ٹوٹنے گرنے کا خدشہ ہے، تو کیا یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی باتوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور بہت سے پوائنٹس بنا کر آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں. بڑھتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی طرف. ایکسپلین کرائٹیریا فار میڈیا سلیکشن. اب جو بھی میڈیا آپ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ کن بنیادوں پر سلیکٹ کر رہے ہیں وہ کرائٹیریا لکھیں. اچھا جی، سب سے پہلی جو کرائٹیریا ایکسیسیبلٹی، یعنی جو بھی میڈیا آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا جس کا انتخاب کر رہے ہیں کیا وہ اویلیبل ہے. اویلیبل ہوگا تبھی آپ سلیکٹ کریں گے نا، تو یہ پہلا کرائٹیریا ہے. سوشل پولیٹیکل سوٹیبلٹی، یعنی سماجی اور سیاسی حوالے سے جو بھی میڈیا چیز آپ سلیکٹ کر رہے ہیں کیا اس کو ہم سوٹیبل کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. جیسے بہت سارے ملکوں کے بہت سارے علاقوں میں آپ کو ڈرون اڑانے کی اجازت نہیں ہے، کیمرہ چلانے کی اجازت نہیں ہے، فوٹو پکچرز لینے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے موقع کی مناسبت سے جو بھی آپ کا میڈیا گیجٹ ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. کلچرل فرینڈلینس، یعنی ایسی چیز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، ایسا میڈیا سورس یا گیجٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو کہ ثقافتی والے سے بھی جس جگہ پر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے استعمال کی اس کو اجازت ہو، وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو. اوپننس، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی جو بھی آپ میڈیا گیجٹ یوز کرنے جا رہے ہیں یا میڈیا میڈیم یوز کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو اگر تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل کر پائیں.
इंटरेक्टिविटी यानी जो भी मीडिया गैजेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दीगर बंदों के साथ कांटेक्ट करने में आप इजीली इस्तेमाल कर सकें, उसमें ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए। मोटिवेशनल वैल्यू यानी जो भी बंदा देख रहा हो उसके अंदर एक मोटिवेशन आए, यानी उसके अंदर डिस्गस्ट ना आए कि ये कौन सा मीडिया गैजेट लें। जैसे हम किसी के पास आईफोन देखते हैं, लैपटॉप अच्छा देखते हैं या फिर ड्रोन कैमरा देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, यार हम भी मेहनत करें, कमाएं और हम भी ये ख़रीदें। ठीक है, तो ऐसा गैजेट, ऐसा मीडिया होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया है। इफेक्टिव होना चाहिए, सूटेबल कंटेंट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंटेंट में एक्यूरेसी होनी चाहिए, दुरुस्तगी होनी चाहिए। साइज़ और क्लास को देखकर आपने मीडिया का, अब चूँकि ये एजुकेशन के वाले से मीडिया सिलेक्शन की बात हो रही है तो आपने क्लास के साइज़ को देखना है, उसके मुताबिक इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि आपकी क्लास में बच्चे 2 हैं तो आप अगर लैपटॉप भी इस्तेमाल करके उन पर मेहनत करा सकते, काम कर सकते हैं, तो आप कहें जी नहीं हमें प्रोजेक्टर ही चाहिए, हम प्रोजेक्टर पर ही काम करेंगे, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया, जो मीडिया अवेलेबल हो आपने वही इस्तेमाल करना है। कास्ट देखनी है, उसकी कीमत देखनी है, और ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़, उस मीडिया को चलाने के वाले से क्या क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं वो भी आपने चीज़ें सामने रखनी है, और फिर किसी भी एक मीडिया फंक्शन का या गैजेट का इंतखाब करना है। Question number 3 ends here. Question number 4 is explain audio video aids, their classification and principles of their use in depth. ऑडियो और वीडियो एड्स कौन कौन सी हैं, ऑडियो और वीडियो की जो ग्रुप बंदी की गई है वो क्या है, यानी कितने हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया गया है, और ऑडियो और वीडियो एड्स को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, क्या कवानीन है, तफसील के साथ बयान कीजिए। Audio video aids are any device which can be used to make the learning experience more concrete. ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस से मुराद ऐसी एड्स, ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके इस्तेमाल की मदद से आप अपनी लर्निंग को और अपने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, मोर रियलिस्टिक, ज़्यादा हकीकी बना सकते हैं, एंड मोर डायनामिक, यानी एक से ज़्यादा अंदाज में आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके सीख सकते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से सीख सकते हैं। तो ऐसी तमाम एड्स को ऑडियो वीडियो एड्स कहा जाता है। ऑडियो मटेरियल आर दोज विच कैन बी हियर्ड। ऑडियो मटेरियल से मुराद वो तमाम तर चीज़ें जिनको आप सुन सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन की जा रही है, ठीक है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन, हेडफोन्स, ये सारी वो चीज़ें जिनको आप सिर्फ सुन सकते हैं। विजुअल एड से मुराद वो तमाम तर चीज़ें जिनको ना सिर्फ आप सुन सकते हैं बल्कि देख सकते हैं। अगर आप खाली देख पा भी रहे हो और सुन नहीं पा रहे तो उसको विजुअल एड्स कहते हैं। और ऑडियो विजुअल एड्स से मुराद वो एड्स हैं जिनको आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। अब मज़ीद क्लासिफिकेशन की गई है ऑडियो वीडियो एड्स की। सिंपल AV एड्स, ऑडियो वीडियो जो सिंपल एड्स हैं वो हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिस्प्ले बोर्ड आते हैं, 3D एड्स आती हैं और प्रिंट मटेरियल आती हैं। अब सोफिस्टिकेटेड ऑडियो वीडियो एड्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है ऑडियो विजुअल एड्स, वो तमाम तर चीज़ें जिनमें आवाज़ भी आ रही हो और जिनको हम देख भी पा रहे हों उनको ऑडियो विजुअल सोफिस्टिकेटेड एड्स कहते हैं। अब इनके इस्तेमाल के वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ AV एड्स शुड बी सेंट्रलाइज्ड अंडर स्पेशलाइजेशन, डायरेक्शन एंड लीडरशिप। स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन एंड लीडरशिप, जो भी आप ऑडियो वीडियो एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। फिर आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और किसी की सुपरविजन में इस्तेमाल करनी है, यानी जिसकी सुपरविजन में आप इस्तेमाल करें वो बंदा माहिर हो कि अचानक कोई गड़बड़ हो जाए, इन एड्स में कोई कमी पेशी हो जाए तो वो आप उसको पूरा कर सके। एन एडवाइजरी कमेटी शुड बी अपॉइंटेड टू असिस्ट इन सिलेक्शन। आपने ऑडियो वीडियो एड में से कौन सी इस्तेमाल करनी है, ऑडियो करनी है, वीडियो करनी है या ऑडियो वीडियो एड इस्तेमाल करनी है, आप उसके हवाले से एक कमेटी बनाएं और फिर उस कमेटी से पूछें कि कौन सी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। शुड बी अपॉइंटेड टू असिस्ट इन सिलेक्शन, यानी कमेटी होनी चाहिए दो के किसी भी ऑडियो वीडियो एड की सिलेक्शन में आपकी मदद करे। ऑडियो वीडियो मटेरियल शुड बी अवेलेबल व्हेन एवर दे नीडेड, जब भी आपको ज़रूरत पड़े इन ऑडियो वीडियो एड्स की तो आपके पास मौजूद हों। ठीक है जी, आप इस्तेमाल करना चाहें लेकिन मौजूद ही ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं है। बी केयरफुली लोकेटेड, ऐसी जगह पर आपने इन एड्स को रखना है जहाँ पर इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। अब जैसे प्रोजेक्टर कितने महंगे होते हैं, आपने उनको ऐसी जगह पर संभाल कर रखना है जहाँ पर किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँच सके। बजट अप्रोप्रिएशंस शुड बी मेड रेगुलरली फॉर ऑडियो वीडियो एड्स। अब ऑडियो वीडियो एड्स के लिए आपने बजट को भी सामने रखना है, बजट का भी एक अच्छा खासा हिस्सा आपने जहन में रखना है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो ऑडियो वीडियो एड्स के हवाले से
आते थे, तो ये हमने डिस्कस कर ली। और भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, आप इन्हीं पॉइंट को मजीद पॉइंट बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड कौन कौन सी है? अच्छा, आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और मोस्टली चूंकि ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात हो रही है तो इसमें ऑडियो वीडियो एड्स आएंगी, बार बार वही क्वेश्चन आएंगे, इनकी अहमियत क्या है, इसकी स्कोप क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप इन सब के आंसर को आपस में मिक्सअप कर सकते हैं, तो टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। टीचिंग एड्स क्या होती हैं? अब टीचिंग में जो चीज़ें आपको मदद देती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो टीचिंग एड्स होती हैं। अब टीचिंग एड्स में फिर मीडिया भी आ जाता है, ऑडियो वीडियो एड्स भी आ जाती हैं, रिकॉर्ड प्लेयर भी आ जाते हैं, टेप रिकॉर्डर, डिस्प्ले बोर्ड्स, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्लाइड एंड फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, देखिए ये क्या होता है। अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये एक ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ मटेरियल होता है, ऑन विच अ सिंगल पिक्टोरल इमेज, जिस पर आप एक इमेज या फिर एक सीन तस्वीर की सूरत में देख सकते हैं। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द स्लाइड इज़ 2x2, जो आम स्लाइड का साइज होता है स्लाइड प्रोजेक्टर में, फिल्म स्ट्रिप में वो होता है 2x2 का लंबाई से भी चौड़ाई। एनी 35 मिलीमीटर कैमरा विल मेक सेटिस्फैक्ट्री स्लाइड्स। कोई भी जो कैमरा है 35 मिलीमीटर वाला वो इस तरह की स्लाइड बआसानी बना सकता है। अब इन स्लाइड्स की दो किस्में हैं, ब्लैक एंड वाइट स्लाइड और कलर्ड स्लाइड। जिस तरह ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है उसी तरह ये स्लाइड्स भी हैं। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर क्या होता है? फिल्म स्ट्रिप्स आर सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्टिल पिक्चर्स। अब ये साफ शफाफ स्टिल पिक्चर्स का एक सीक्वेंस होता है, यानी बहुत सारी स्टिल पिक्चर्स को जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है और उनको वीडियो की सूरत में चला दिया जाता है, तो बेसिकली ये फिल्म स्ट्रिप्स बन जाती हैं। अ टेप रिकॉर्डेड नरेशन कैन बी सिंक्रोनाइज्ड विद फिल्म स्ट्रिप। अब आपके सामने एक टेप रिकॉर्डर वीडियो चलाई जा रही है तो इसको भी आप फिल्म स्ट्रिप कह सकते हैं। मज़ीद बात करते हैं ग्राफिक एड्स। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। हाँ जी, हम टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें टीचिंग एड्स जो मज़ीद आ जाती हैं वो देखें कौन कौन सी। ग्राफिक एड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, ग्लोब, ये सारे टीचिंग एड्स हैं। बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड वो जो जहाँ पर नोटिस बोर्ड होता है उसको कहते हैं, और फ्लैनल बोर्ड का मतलब है कि वो बोर्ड जो कि अपना कलर चेंज करता रहता है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स की बात करें जो कि समझ लें कि बिजली से नहीं चलती, तो उनमें मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट्स, पोस्टर वगैरह, और स्टिल प्रोजेक्टेड एड जो कि बिजली वगैरह से चलते हैं तो वो प्रोजेक्टर। इसके अलावा टीचिंग एड आप फील्ड ट्रिप्स को भी ले सकते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट समझाना है तो आप बच्चों को स्कूल से बाहर फील्ड ट्रिप पर भी लेके जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। एग्जीबिशंस करा सकते हैं मुख्तलिफ तरह की, म्यूज़ियम में लेके जा सकते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सारी वही बातें जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी टीचिंग एड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टीचिंग मशीन एंड प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग क्या है और टीचिंग मशीन की जो किस्में हैं वो भी बयान कीजिए। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टीचिंग मशीन, सबसे पहले जो मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं तालीम में और वो बिजली से चलती हैं वो होती हैं, और दूसरे नंबर पर जो होती हैं मशीनें सिंपल मैनुअली ऑपरेटेड टीचिंग मशीन्स, वो मशीनें होती हैं जिनको चलाने के लिए समझ लें आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बिजली से चलने वाली वही चीज़ें टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और जो बिजली से नहीं चलती जो मैनुअली आप खुद से चला सकते हैं बगैर बिजली के। ग्राफ के अलावा बाकी जो दीगर अभी हमने एड्स गिनवाई हैं वो सारी टीचिंग मशीन में आ जाती हैं जो कि आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, यानी जिनको चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। प्रोग्राम लर्निंग, द प्रोग्राम्ड लर्निंग इमर्ज आउट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि स्किनर ने दिया था कि इंसान जिस माहौल में रहता है उस माहौल में चीज़ों को देख देख कर सीखता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम लर्निंग, तरतीब के साथ सीखना, ये वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला है। इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन ह्यूमन लर्निंग। ये वही बात है, ये बेसिकली इस नज़रिए की बात करता है कि इंसान जिस माहौल में रहता है वहाँ पर वो चीज़ों को देख देख कर मुख्तलिफ तरह की कंडीशन में जब वो पढ़ता है तो कब क्या रिएक्शन करना है वो ये सारी चीज़ जब एक्सपीरियंस करता है तो फिर वहाँ से सीख लेता है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रोग्राम लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग से ही निकला है कि इंसान माहौल में रहकर तरतीब के साथ मरहलावार सारी चीज़ें सीखता है। जैसे एक बच्चा एकदम से ये नहीं कहता बिस्कुट बिस्कुट, रोटी रोटी, उसको पहले नहीं पता होता कि बिस्कुट क्या है, रोटी क्या है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप वो
जान लेता है कि बिस्किट खाने वाली चीज़ है और इस तरह की शक्ल होगी तो इसको बिस्किट कहेंगे, अगर शक्ल इस तरह की होगी तो वो ब्रेड होगी, इस तरह की होगी तो रोटी होगी। अब प्रोग्राम लर्निंग के हवाले से कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, यानी आप एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ, नज़्म व ज़ब्त के साथ बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से कवायद होना ज़रूरी हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो आपकी जो लर्निंग है वो सही अच्छे तरीके से तरतीब के साथ चलेगी। एक्टिव लर्नर रिस्पॉन्स, जो भी आपके सीखने वाले बच्चे हैं, जब आप उनको कोई बात बताएं फिर जवाब पूछें तो वो आपको फ़ौरन जवाब देने वाले हों, तभी प्रोग्राम लर्निंग हो सकेगी। इमीडिएट फीडबैक, फ़ौरन रिस्पॉन्स मिलना चाहिए स्टूडेंट्स की जानिब से और टीचर की जानिब से भी। स्मॉल स्टेप्स, आप मुख्तलिफ़ तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर लें ताकि आप और बच्चे इंगेज रहें और दोनों की तरफ से रिस्पॉन्स आता रहे। सेल्फ पेसिंग, यानी जिस तरह जिस अंदाज से जितनी स्पीड से बच्चे सीख रहे हैं आप उनको उसी स्पीड से सिखाएं। यानी अगर एक दिन में मैं सिर्फ 2 + 2 4 ये जमा वाला कॉन्सेप्ट सीख सकता हूँ तो मुझे ज़रब, तकसीम और मनफी ये सारे ना सिखाने की कोशिश की जाए। लर्नर वेरिफिकेशन, आपने फिर वही वेरिफिकेशन करनी है बेसिकली कि जो बच्चा हमारे साथ मौजूद है वो सीख रहा है नहीं सीख रहा, उसका इंटरेस्ट है नहीं है, कितना इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम लर्निंग में आ जाती हैं और ये इसके प्रिंसिपल हैं कि ये बातें आपने ज़हन में रखनी है, तभी आपकी तरतीब के साथ लर्निंग प्रोग्राम लर्निंग होगी, अदरवाइज़ आप फेल हो जाएंगे। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि ये एब्रीविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म इसकी CAI है और ये एक ऐसी टर्म है दैट रेफर्स टू इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज दैट यूज़ कंप्यूटर टू टीच। इससे मुराद वो तमाम तर टेक्नोलॉजीज़, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़, मनसूबा बंदियाँ आ जाती हैं जिनको आप कंप्यूटर सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी फिर से वही आंसर आधा आ जाता है जो क्वेश्चन नंबर 5 में था। तो ये सारे क्वेश्चन आपस में मिले जुले हैं, तो इसको हल्का सा टच कर लेते हैं। गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीचिंग एड। देखें, टीचिंग एड, टीचिंग मटेरियल, ब्रॉडकास्ट मीडिया, नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया, सिर्फ वर्ड चेंज है, बाकी कोर्स सिलेबस सारा कुछ है। कि अब यहाँ पर भी बात की जा रही है कि जो टीचिंग एड हैं जिनको टीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है अच्छे नताइज के लिए, वो कौन कौन सी हैं, वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और उनका क्या क्या बेसिकली किरदार है। बेसिकली टीचिंग एड्स हैं कौन कौन सी, ठीक है। तो ये सारी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और फिर से वही आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप 5वें क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम्स प्लान ऑफ नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया। नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे और आप उनको कैसे डेवलप करेंगे, यानी इस्तेमाल करने के लिए आप उनको किस बुनियाद पर ख़रीद कर लाएंगे और फिर क्या क्या एहतियातें करेंगे। सबसे पहला तो कहता है कि जो भी आप ब्रॉडकास्ट मीडिया लेकर आएंगे या नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया लेकर आएंगे वो रिलेटेड होना चाहिए टू द करिकुलम। जो भी आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो उस सिलेबस से मुतल्लिक हो। यानी अगर आप क्रिकेट सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को सिखा रहे हैं कि बॉलिंग कैसे करनी है, तो ये नहीं है कि आप फुटबॉल लेकर आ जाए और बच्चों को कहें जी थ्रो फेंको, ये तो इररेलेवेंट हो गया। तो जो भी आपका करिकुलम है वही आपने मीडिया लेकर आना है बच्चों की हेल्प के लिए। दी एलोकेशन ऑफ फंड्स, जो भी आप मीडिया लाएंगे उसके लिए आपने कोई फ़ंड मुख्तस करना है तभी तो मीडिया आएगा। फिर बजटिंग आपने करनी है। वक्त के साथ साथ जो भी मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो पुराना हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, तो इन सारी बातों के सद्देबाब के लिए आपने बजट भी बना के रखना है। डिसीजन ऑन द परचेज, जो भी चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं, जो भी मीडिया आप ख़रीदने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, अपने लिए लेकर आने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने ख़रीदने से पहले को फ़ैसला करना है कि कौन सी दुकान से ख़रीदा जाए, कहाँ से सस्ती मिल रही है चीज़, कहाँ से महंगी मिल रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। और जो भी लाइब्रेरियन है, जो भी इस सारे मीडिया को देखेगा, क्योंकि ये मीडिया, कंप्यूटर, लैपटॉप एट्सेट्रा ये लाइब्रेरी में होती हैं, तो जो भी लाइब्रेरियन है उसको भी आपने साथ इन्वॉल्व करना है, उसकी मदद भी लेनी है और उससे राय भी ज़रूर लेनी है। कंसिडरेशन, फिर वही बात आ जाती है कि जब भी आप मीडिया लेंगे, ख़रीदेंगे, तो आपने ये चंद एक अहम जो बातें उनको ध्यान में रखना है। कहाँ से ख़रीदें, प्राइस कितनी होगी और कौन सा मीडिया हम ख़रीदें, यानी मीडिया की कौन सी किस्म अभी हमें ज़रूरत है उसको ख़रीदें और कहाँ पर रखना है, इसको सेव कैसे करना है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। मज़ीद अगर बात की जाए तो कहता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट हैव टू बी कंसीडर्ड। अब ये नहीं है कि आपने मीडिया को लाया है, उसको रख दिया, इस्तेमाल नहीं किया या हल्का फुल्का इस्तेमाल किया है, बस नहीं। जो भी मीडिया आप ला रहे हैं
آپ نے اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کرنا ہے اور ریسرچ کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ انٹرنیٹ ہے تو بس صرف فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، آپ نے اس کی مدد سے آپ کے شکوک و شبہات کو بھی دور کرنا ہے، ریسرچ بھی کرنی ہے اور آن لائن ورک بھی کرنا ہے پیسہ کمانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ریسرچ ایکٹیویٹیز وہی بات ہے کہ جتنی بھی آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے ریسرچ سے ریلیٹڈ یا آن لائن چیزوں سے ریلیٹڈ ہے یا پھر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ساری آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے ان براڈ کاسٹ یا پھر نان براڈ کاسٹ میڈیا کی مدد سے۔ آرگنائزیشن آف میٹیریل، جو بھی میٹیریل آپ لا رہے ہیں آپ نے ان کو منظم انداز سے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، نوٹ مسٹ آلسو بی ٹیکن آف نیشنل ایز ویل ایز لوکل ڈیولپمنٹ، جو بھی ملکی سطح پر اور لوکل علاقائی سطح پر جو میڈیا کی جو امپرومنٹ ہو رہی ہے یعنی جدت آ رہی ہے، آپ نے اس جدت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے میڈیا کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے۔ جیسے نوکیا 3310 تھا ایک وقت میں، تو آج کل آئی فون 14 آ چکا ہے، سیمسنگ آ چکے ہیں، نوکیا 3310 کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد اور اپنے ملک سے باہر دیکھنا ہے کہ کون کون سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے مطابق آپ نے اپنے نان براڈ کاسٹنگ میڈیا کو بھی اپڈیٹ کرتے رہنا ہے۔ دی کلاسیفیکیشن اسکیم مسٹ بی اپلائڈ کنسسٹنٹلی، یہ وہی بات ہے کہ آپ نے نان براڈ کاسٹنگ میڈیا میں سے جو چیزیں خریدنی ہیں، جو چیزیں استعمال میں لانی ہیں، آپ نے پہلے سے ترتیب بنا کے رکھ لینی ہے۔ فار ایگزامپل کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، دونوں میں سے کون سا استعمال کرنا ہے، کلاسیفیکیشن کر لیا، ہاں جی ہمیں لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو اس لیے ہم موبائل کو سکپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقتاً فوقتاً جو بھی ضرورت کے تحت آپ کو چیز چاہیے آپ نے وہ لے لینی ہے، اور جو کم اہم ہے جس کا کم استعمال ہوگا اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے۔ یہ کویسچن نمبر 8 ہے۔ کویسچن نمبر 9 ہے، critically examine the role of teacher in using the equipments، جتنے بھی ٹیچنگ ایڈز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، ان کو استعمال کرنے میں ٹیچر کا کیا کردار ہے۔ ٹیچر کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ٹیچر نکھٹو ہوگا، صحیح ذمہ داری سے بچوں کو وہ استعمال نہیں کرنے دے گا تو نقصان ہوگا، ٹیچر کو بھی ہوگا، بچوں کو بھی ہوگا، اور بچے کیئرلیسلی اگر استعمال کرے گا، ٹیچر توجہ نہیں کرے گا تو پھر بھی بہت بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ انسٹنٹ کمیونیکیشن فیچر، سب سے پہلا جو ٹیچر کا کردار ہے کہ وہ فوراً کمیونیکیٹ کرے بچوں کے ساتھ، اگر ان کو استعمال کا نہیں پتا تو ان کو بتائے کہ کیسے استعمال کرنا ہے، اور اگر استعمال کے دوران بچوں کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو پھر بھی بچوں کی رہنمائی کرے اور انہیں بتائے۔ یوزر فرینڈلی انٹرفیس، ٹیچر اور بچے کے درمیان یوزر فرینڈلی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، یعنی ادب کا دائرہ بھی قائم رہے اور بچوں اور ٹیچر کے درمیان ہلکا پھلکا مزاح بھی جاری رہے۔ فنکشنالٹیز دیٹ میچ یور کنٹینٹ ورک اوور فلو، یعنی جو بھی آپ میڈیا استعمال کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دیکھیں کہ میڈیا وہ والا فنکشن پورا بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ آپ نے کمپیوٹر لیا تھا کہ آپ اس پر انٹرنیٹ کی مدد سے یوٹیوب استعمال کریں گے، آپ نے انٹرنیٹ لے لیا لیکن آپ کا انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر انٹرنیٹ کا فائدہ تو نہیں ہے نا۔ تو جس کام کے لیے جو میڈیا آپ خرید رہے ہیں، ٹیچر کو چاہیے کہ اس میڈیا کو اس کے مطابق استعمال میں بھی لائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، کدھر چلا گیا، ریلائبل کسٹمر سپورٹ، یعنی جہاں سے بھی آپ جو چیز خرید کے لائے ہیں، ٹیچر خرید کر لایا ہے تو پھر جہاں سے بھی لائے ٹیچر کو چاہیے کہ اعتماد کی فضا وہاں پر قائم رہے۔ اگر وہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے تو فوراً ٹیچر اس بندے سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا سد باب کر لے، یہ بھی ٹیچر کا کردار ہے۔ جو بھی چیز آپ خریدیں گے پھر ظاہر سی بات ہے ذمہ داری آپ پر ہی ہوگی، تو اس لیے یہ بھی آپ کا کردار ہے۔ کراس پلیٹ فارم کمپیٹیبل، یعنی ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے اگر آپ اس کمپیوٹر کو یا لیپ ٹاپ کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ موبائل ہے، نہ صرف گیمز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فوٹوز کے لیے بھی، کالز کے لیے بھی، میسیجز کے لیے بھی، تو یہ بہت سارے پلیٹ فارم پر استعمال کیا جا سکتا ہونا چاہیے جو بھی آپ چیز ایکوپمنٹ لے رہے ہیں۔ اور ٹیچر کا یہ کردار ہے کہ مختلف فنکشنز ایک چیز سے جو ہے نا وہ پرفارم کرائے۔ فری ٹو یوز فار ٹیچر، ٹیچر کو استعمال کرنے کے لیے اویلیبلٹی ہونی چاہیے ایکوپمنٹ کی، یعنی ٹیچر کو آزادی ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ آپ ایزیلی آپ جو بھی نان براڈ کاسٹنگ میڈیا یا پھر ٹیچنگ ایڈ موجود ہے آپ استعمال کر لیں۔ جیسے اگر ٹیچر سمجھانے کے لیے چاک کا استعمال کرتا ہے یا بورڈ مارکر اور بورڈ کا استعمال کرتا ہے تو بچوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنی باری پر اپنا پروجیکٹ پیش کر رہے ہوں یا پھر ایکسپلینیشن دے رہے ہوں تو وہ ان چیزوں کا استعمال کر سکیں، انہیں آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر مکمل طور پر ختم ہو گیا جی۔ تو اس طرح ہماری بک 8622 نان براڈ کاسٹنگ میڈیا جو انتہائی آسان بک ہے، سارے سوال ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سب جواب اگر آپ آپس میں گڑ مڑ کر کے مکس کر کے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو
आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या नेक्स्ट आप कोई भी कहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह जो मुमकिन हुआ आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नई वीडियो में मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले इल्तमास कि वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले और आप फ़ौरन देखकर पेपर की तैयारी कर लें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।